प्रस्तुत करता पतंजलि फेस वॉश, ग्लो से ग्लोरी तक, बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। प्रायोजक, धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9300 पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एंड शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। मजबूत नतीजों के दम पर दौड़े अमेरिकी बाजार चौथे दिन लगातार तेजी के साथ डाउ 260 अंकों से ज्यादा चढ़ा तो नैस्डैक में 250 अंकों की तेजी। गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंकों की तेजी के साथ 22,450 के पार। डाउ फ्यूचर्स 25 अंक चढ़ा तो निक्के में 750 अंकों का उछाल। कच्चा तेल 0.2% चढ़कर $88 के पार। सोना करीब $200 गिरकर 71,000 तो चांदी $100 चढ़कर 80,700 के करीब बंद। मेटल्स में मुनाफा वसूली से एलएमई पर कॉपर लगातार दूसरे दिन गिरा तो 7 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद एल्यूमिनियम 3.25% नीचे। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने की तैयारी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू नियो और अमारा राजा समेत 7 कंपनियां देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जमा की बोलियां। मार्च तिमाही में टाटा कंज्यूमर का मिला जुला प्रदर्शन, मुनाफे में 16 गुना उछाल के साथ एमसीएक्स की ग्रोथ अनुमान से कम। आईसीआईसीआई प्रू के नतीजे निराशाजनक। आज निफ्टी में एक्सिस बैंक, एचयूएल, एलटीआई माइंट्री के नतीजे आएंगे। वायदा वाली 5 कंपनियां एयू स्मॉल, ओरेकल फाइनेंशियल, डालमिया भारत, इंडियन होटल्स और सिंजिन के नतीजों पर रहेगी नजर। सेंसेक्स निफ्टी, बैंकेक्स, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने वालों के फायदे की खबर। अलग तारीखों की एक्सपायरी में भी ऑफसेटिंग पोजीशन पर मिलेगा क्रॉस मार्जिन बेनिफिट। सेबी ने नियमों में दी रियायत। आज से निफ्टी नेक्स्ट 50 के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में शुरू होगी ट्रेडिंग। 31 अक्टूबर तक नहीं लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज। और जेएनके इंडिया का आईपीओ पहले दिन आधा भरा। प्राइस बैंड 395 से 415 रुपए। अनिल सिंघवी की लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की राय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो हरियाली छाई हुई है चौतरफा और 90 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 22,460 के आसपास ट्रेड दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स 28 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आ रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी नजर डाली जाए तो यहां पर जबरदस्त एक्शन है। ट्रिपल डिजिट गेन्स आज सुबह यहां बनते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट्स में मजबूती है। जापानीज मार्केट निके 750 अंक ऊपर है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 से 2% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कमोडिटी मार्केट में कल हमने देखा कच्चे तेल में एक बार फिर से बाउंस आया, लेकिन सोने चांदी की बात करें तो प्रेशर यहाँ थोड़ा सा और बनता दिख रहा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, आइए जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, बहुत अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है मॉर्निंग। तो जरा बताइए कहाँ से स्ट्रेंथ आ रही है? इस हफ्ते बाजार ने फोकस करा है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स पर ही नज़र डालेंगे, उसी पर रिएक्ट देंगे। तो नेगेटिव्स पर अब बाजार कम फोकस कर रहा है, पॉजिटिव्स पर आपको ज़्यादा एक्शन आते हुए दिख रहा है। और इसलिए देख रहे हैं कि एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया ग्लोबल संकेत आज सुबह आपको बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। डाउ पर आपने चौथे दिन तेज़ी देखी है और कल शाम 250 अंकों से ज़्यादा की बढ़त आपने डाउ में आती हुई देखी है। लगातार तीसरे दिन 200 अंकों से ज़्यादा डाउ आपको बढ़ते हुए दिखा है और डेज हाई के आसपास ही बंद होते हुए दिखा था। मोर इंपॉर्टेंटली S&P 500 और नैस्डैक में एक अच्छा रिवाइवल आ रहा है। लगातार दूसरे दिन कल यहाँ पर आपको खरीदारी आती हुई दिखी और आईटी में
अच्छा एक्शन था। इसके अलावा स्मॉल कैप मार्केट आपका कल काफ़ी एक्टिव था, 0.25% ऊपर आपका रसल 2000 आते हुए रखा है और विक्स में एक बार फिर से बड़ी गिरावट हुई है। परसों हमने विक्स को 9.5% गिरते हुए देखा था, कल शाम 7.5% और गिरा है इनका विक्स। तो वॉलेटिलिटी कम हो रही है, बाजार का मूड माहौल अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ पर बाजार ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है और कल लार्जली अर्निंग्स फोकस्ड रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। टेस्ला के नतीजे आए, ड्यूरिंग मार्केट तो स्टॉक सिर्फ 0.2% ऊपर था, बट पोस्ट मार्केट हमने स्टॉक में 13-13.5% का उछाल देखा है। इसलिए जो आप नास्डैक फ्यूचर्स में इस समय अच्छा एक्शन देख रहे हैं, उसमें टेस्ला का भी एक बड़ा योगदान है। कमेंट्री अच्छी लगी है बाजार को कॉन कॉल में, और कमेंट्री में इलॉन मस्क ने कहा भी है कि अब टेस्ला आगे जाकर अफोर्डेबल ईवी सेगमेंट में भी फोकस करने वाली है और 2025 में नया लॉन्च उधर आपको आते हुए दिखेगा। अब तक टेस्ला प्रीमियम ईवीज के लिए मानी जाती है, बट अब अफोर्डेबल ईवी में भी आने की इसकी तैयारी है, जो बाजार को पोस्ट मार्केट कमेंट्री में पसंद आया और इसलिए शेयर में आपने 13.5% का उछाल देखा है। इसके अलावा आज भी अर्निंग्स के लिए बड़ा दिन है, मेटा के नंबर्स आने वाले हैं, इसके अलावा IBM, बोइंग और फोर्ड के भी नंबर्स आएंगे, तो एक्टिव रहेंगे बाजार और नतीजों पर ही ज्यादा फोकस इस समय बना हुआ है। यूरोप में भी अच्छा दिन था, अच्छी तेजी आई है, आधे से 1.5% ऊपर आपको यूरोप के बाजार दिखे हैं। कमोडिटी बाजार में भी हमने हल्का फुल्का एक्शन देखा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊंचाई से फिसला है, 106 के नीचे आया है। गोल्ड में आपको निचले स्तरों से हल्का रिबाउंड आया, बट वैसे एक रेंज बाउंड ही ट्रेड गोल्ड और सिल्वर में आपको दिख रहा है, थोड़ी सुस्ती आ गई है वहां पर। कच्चे तेल में 1.5% का रिबाउंड आया, $88 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बेस मेटल्स की तेजी पर भी एक ब्रेक आपको लगते हुए दिखा है। तो ओवरऑल बढ़िया ग्लोबल संकेत आ रहे हैं आज सुबह बाजारों के लिए और अच्छे मूड माहौल में हम दिख रहे हैं। ऑलराइट, धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह की ग्लोबल क्यूज मिलते दिख रहे हैं और अब तक जैसा हमारा प्रदर्शन रहा है, उन सब के बीच आज हमारे मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्यूज तो अच्छे निकल कर आ रहे हैं वेडनेसडे मॉर्निंग अगर देखा जाए तो हमें कैसी तैयारी करनी है? निफ्टी बैंक निफ्टी में महत्वपूर्ण स्तर कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत काफी बढ़िया है, लगातार चौथे दिन अमेरिका में भरपूर तेजी होती दिखी है और कल की तेजी तो चौतरफा थी। डाउ नैस्डैक दोनों 250 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद होते हुए दिखे, तो इससे बढ़िया क्या संकेत मिलेंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स में एकदम फर्स्ट क्लास है। आप तो आजकल पूछती भी नहीं कि इजराइल ईरान के बीच में क्या चल रहा है, इसका मतलब ये कि वो भी सारे संकेत ठीक ठाक है, टेंशन दूर हो चुकी है। रहा सवाल बाकी संकेतों का, तो कल भारतीय बाजारों में भले एफआईएस ने कैश मार्केट में बेचा हो, लगभग उतना ही वायदा कारोबार में खरीदा भी है, तो एफआईएस के डेटा न्यूट्रल है और लोकल फंड्स ने लगभग 3000 पर की अच्छी खरीदारी की है, तो वो डेटा भी पॉजिटिव है। हमारे बाजार मजबूती के साथ लगातार 3 दिन से बंद हो रहे हैं और आज तेजी का चौका लगाने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि एक अच्छी मजबूत शुरुआत होगी। थोड़े से हम कंजेशन लेवल के पास पहुंच जरूर रहे हैं, जो कि 22,500 के आसपास का है। वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपके लिए सपोर्ट रेंज धीरे धीरे बाजार के ऊपर शिफ्ट होती दिख रही है। 22,200, 22,325 आज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और वैसे अगर हमने 22,400 के पार निकल कर टिक कर खुल गए, जो कि खुलेंगे भी, तो बस 22,300, 350 ही आपके लिए अच्छा सपोर्ट बन जाएगा दिन के दौरान। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं, तो कल का हाई जो है 22,450 से लेकर 22,550, ये रेंज आज निफ्टी के लिए बनेगी। और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार 22,500, 550 के आसपास प्रॉफिट बुक करके वापस से इंतजार कर सकते हैं नीचे खरीदारी करने का। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 48,000 के आसपास समय बिता रहा है, 2 दिन से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है क्लोजिंग के लिहाज से। उम्मीद करें कि आज बैंक निफ्टी वो एक ब्रेकआउट दे दे 48,000 के ऊपर बंद होने का। सपोर्ट जो है बहुत नजदीक है, 47,825, 43,900, ये बैंक निफ्टी पर आपके लिए है मजबूत सपोर्ट दिन के लिए। ऊपरी स्तरों पर कल का जो हाई है 48,300 से लेकर 48,475, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत रहेंगे, दमदार रहेंगे, अच्छी खरीदारी होगी, वहां पर कोई एक्शन नहीं है। स्मॉल कैप शेयरों में स्पेशली, मिड कैप शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट्स वाले शेयरों में आ सकती है। अदरवाइज ओवरऑल मूड माहौल पॉजिटिव है और तेजी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए और दिन के दौरान जो भी डिप मिले उसमें खरीदारी भी करनी चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद। दर्शकों को दिशा देने के लिए तो क्लियरली मजबूती वाला दिन है, डिप्स पर बाय करना है और बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आपको खरीद का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि नतीजों का सीजन पूरे जोरों पर है और कुछ बड़े नंबर्स हैं जो आज अवेटेड हैं और उन पर ज़रा फोकस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह
के आप कह सकते हैं कि नंबर्स और नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। LTI, माइंडट्री, HUL, एक्सिस, ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो आज अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश करने वाले हैं। तो इन नंबर्स कैसे हो सकते हैं ये बताने के लिए कुशल और वरुण दोनों हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। कुशल, आपके साथ शुरुआत करते हैं। पहले तो LTI, माइंडट्री बताइए क्या एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल, मॉर्निंग नेहा। देखिए, LTI, माइंडट्री से नंबर्स थोड़े डीले डाले रह सकते हैं क्योंकि आईटी कंपनियों में के अभी अब नंबर्स भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ से आपको एक्साइटमेंट निकल कर नहीं आ रहा है। तो नंबर्स के लिहाज से सबसे पहले 1% तक की गिरावट रेवेन्यू फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 8,930 करोड़ पर यह आंकड़ा रह सकता है। साथ ही कंपनी की जो डॉलर आय है वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 0.25% तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है। 107.5 करोड़ डॉलर्स पर ये कंपनी दर्ज कर सकती है। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से 1,340 करोड़, 3.5% तक की गिरावट और मार्जिन क्यू बेसिस पर 40 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 15% पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और मुनाफा भी करीबन 1.5% तक की गिरावट दिखा सकता है। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल का सवाल है वहां से तो अच्छा प्रदर्शन संभव है, बट ऑफ कोर्स आपको अन्य वर्टिकल्स देखने होंगे कि किस तरह का वहां पर परफॉर्मेंस आता है और आय और मार्जिन गाइडेंस समेत जो डील पाइपलाइन है उसको लेकर हमारी नजर रहने वाली है। ये तो बात होगी LTI, माइंडट्री की, लेकिन HUL इसको लेके सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ दिक्कत है? देखिए, यहाँ पर प्राइस कट्स जो आते हुए दिखे थे उसके बाद आपको इसका इम्प्लीकेशन इनके नंबर्स पर भी आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 1% तक की गिरावट के साथ 15,127 करोड़ पर कंपनी अपना टॉप लाइन दर्ज कर सकती है। कामकाजी मुनाफा भी 3% तक की गिरावट दिखा सकता है। 3,480 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है। 50 बेसिस पॉइंट्स वायवे बेसिस पर आपको मार्जिन भी लुढ़कती हुई नजर आ सकती है। 23% हमें अनुमान लगाकर चल रहे हैं और मुनाफे में भी 6% की कटौती के साथ 2,454 करोड़ पर कंपनी ये आंकड़ा दर्ज कर सकती है। ओवरऑल वॉल्यूम के लिहाज से देखेंगे तो 3% डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का हमारा अनुमान है और रॉयल्टी में बढ़त से 40 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर इस बारी असर हो सकता है। एड स्पेंड्स में बढ़त से मार्जिन पर थोड़ा दबाव आपको इस वजह से भी देखने को मिल सकता है। हालांकि होम केयर सेगमेंट में हल्की बढ़त हम उम्मीद लगाकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल नंबर्स आप देखिए तो HUL के भी थोड़े सुस्त साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। तो डल सेट ऑफ नंबर्स दिखेंगे, बट ऑफ कोर्स ये जानने वाली बात होगी कि आज नंबर्स से पहले मार्केट कैसे परफॉर्म करता है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन एक्सिस के भी नंबर्स, एक्सिस बैंक के नंबर्स आने वाले हैं और वरुण के पास है पूरी डिटेल्स। वरुण, मॉर्निंग, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर? कारोबार, एसेट क्वालिटी? डेफिनेटली यहाँ पे ठीक ठाक है। आई मीन एक्सेस हो या ICICI हो, यहाँ पे कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे भी। और HDFC की इस बार आपने देखे तो नतीजे में नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ के आए थे। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो जो होप है अब थोड़ी ज़्यादा है कि शायद हो सकता है कि आपको एक्सेस और ICICI में भी ये देखने मिले। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो एक तो ये नंबर्स को ध्यान से देखना, क्योंकि आपको बेस में वो सिटी के इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो वहाँ पे जो था वो कंपनी को घाटा था, करीब 5,700 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा कंपनी को हुआ था। तो घाटे से फायदे में कंपनी आने वाली है, हालांकि उसके कारण कुछ और थे। इस बार अगर आप देखेंगे तो 6,250 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का अनुमान लगाया जा रहा है। जहाँ तक नेट इंटरेस्ट इनकम की बात है, 8.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वहाँ होगी। लोन ग्रोथ 14 से 16% के आसपास आपको देखने मिलेगी। डिपॉजिट्स में अगर आप देखेंगे तो 13 से 14% के आसपास की ग्रोथ जो है वो ये बैंक डिलीवर करने वाला है। NPA की सिचुएशन ठीक ठाक रहेगी। हालांकि कॉस्ट ऑफ फंड्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में इस बार बढ़ने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है एक्सिस बैंक में भी आपको देखने मिलेगा और इसके चलते हो सकता है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ये कंसेंसस है जो मैं बता रहा हूँ आपको, 4.01% से गिर के 3.9%, 4% के आसपास की लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन HDFC बैंक के जो नतीजे आए हैं उसके बाद शायद लोगों की उम्मीदें थोड़ी जाग गई है कि हो सकता है कि इस बैंक के भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आपको या तो स्टेबल दिखने मिले, ज़्यादा गिरावट वहाँ होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक स्लिपेजेस की बात है तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रोविजनिंग हो सकता है कि ये बैंक थोड़ा बढ़ाते हुए दिखाई देगा। ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजे अच्छे रहेंगे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आने वाली है, लेकिन घाटे का कारण सिटी का इंटीग्रेशन था, वो एक वन ऑफ था। 6,250 करोड़ का मुनाफा इस बार करेगी, तो इस नंबर पे आप रखिएगा अपनी नज़र। चलिए, तो एक्सिस बैंक में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है ये तो बता दिया वरुण ने, बट ऑफ कोर्स जब नंबर्स आएंगे तभी पता चलेगा कि किस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन वरुण, ज़रा ये बताइए, अब और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपसे समझनी है, तो अभी तक कौन कौन से नंबर्स निकल कर आए हैं, ज़रा उनके बारे में डिटेल दे दीजिए, कैसे रहे हैं? तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजे मिक्स टाइप के ही रहे हैं, जितने भी आए हैं FNO के और निफ्टी के। ओके। तो सबसे पहले यहाँ निफ्टी में टाटा कंज्यूमर्स इसके नतीजे आए हैं और ये काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे मिले जुले हैं। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। जो कंपनी का ओवरऑल मुनाफा है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेवेन्यूज़ 9% बढ़ के आए हैं। ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े हैं
42% से बढ़ के 46%, यानी कि 4% के आसपास का इजाफा वहाँ पे देखने मिला है। मार्जिन 2% बढ़े हैं, 14% से बढ़ के 16% पे आए हैं, जबकि बाजार का अनुमान था ये करीब 15% के आसपास रहने का। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास का बीट जो है वो साफ नजर आ रहा है। एक्सेप्शनल लॉस हुआ इस बार इस कंपनी को करीब 216 करोड़ रुपए के आसपास का। उसके कारण अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा जो है 212 करोड़ पे आया है, नहीं तो 380 करोड़ का अनुमान था। तो अगर आप एक्सेप्शनल लॉस को जोड़ लेंगे तो कंपनी का मुनाफा जो है वो बीट है। तो ऑपरेशनल बीट है, एक्सेप्शनल लॉस के चलते कंपनी का जो मुनाफा है वो आपको थोड़ा बहुत दबाव में देखने मिल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस करीब 7% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने मिली है। इंडिया पैकेज बेवरेज बिजनेस अगर आप देखेंगे तो 2% की रेवेन्यू ग्रोथ है। फूड बिजनेस में करीब 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। 29 नए स्टोर्स स्टारबक्स के इन्होंने ऐड किए हैं और ₹7.75 के डिविडेंड का ऐलान भी इन्होंने किया है। इसके बाद एफएनओ में बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अनुमान से कमज़ोर नतीजे नजर आ रहे हैं। नेट प्रीमियम इनकम में 17% के आसपास की बढ़ोतरी है। एपीई 9.5% बढ़ा है। मुनाफा करीब 26% गिर के आया है, जबकि बढ़त का अनुमान था। वीएनबी 26.5% गिरा है अनुमान से ज़्यादा। सॉल्वेंसी रेशियो 191 और वीएनबी मार्जिन 24.6 जबकि 26% के आसपास का अनुमान था। एमसीएक्स ग्रोथ है लेकिन अनुमान से कम, बाजार के अनुमान से कम है। रेवेन्यूज 35% बढ़े हैं। एबिटा 102 करोड़ पे आया, मार्जिन 56.3%। मुनाफा 88 करोड़ के आसपास है, 106 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था और ₹7.64 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। साथ ही साथ चंदेश शाह जो है वो अब इस कंपनी के नए सीएफओ होंगे, 1 मई से अपना पदभार संभालेंगे। कैश में सैन डीएलएम नंबर्स अच्छे हैं। रेवेन्यूज 31% बढ़े हैं। मार्जिन हालांकि गिर के आए हैं, 10.5% पे आए हैं, 11.6% से गिर के। मुनाफा 77% बढ़ा है। 361 वैम यहाँ पे रेवेन्यूज 46% बढ़े हैं। मार्जिन 52.9 से गिर के 47.6। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 55.54% के आसपास की बढ़ोतरी है। ₹3.5 प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। और टाटा एलेक्सी रेवेन्यूज मार्जिन सब गिरे हैं और मुनाफे में भी 4.5% के आसपास की गिरावट है। रेवेन्यूज भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे, 1% गिरा है। ₹70 प्रति शेयर के आसपास के डिविडेंड का ऐलान इन्होंने भी कर दिया है। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है उन सारे नंबर्स की जो यहाँ पर रिलीज हुए हैं। ऑफ कोर्स मार्केट जब खुलेगा तो उसका रिएक्शन दिखेगा। लेकिन वरुण जरा ये भी बता दीजिए कि खबरों के दम पर कहाँ का एक्शन रहेगा, और कुछ और भी तो नंबर्स आई थिंक कैश स्पेस में भी आएंगे ही आज। कैश में आएंगे, एफएनओ में आएंगे। एफएनओ निफ्टी तो हमने बता ही दिया, बड़े बता ही दिया हमने। एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो डालमिया भारत आने वाला है, सिंजीन के आने है, ओरेकल फाइनेंस के आने वाले हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस के आने वाले हैं और इंडियन होटल्स के आने वाले हैं। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे आप खास नज़र रखिएगा क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है उसके लिस्टिंग पे विचार करने वाले हैं। नो डाउट जो अपर लेयर एनबीएफसी है उसके चलते इनको यहाँ पे करनी पड़ रही है लिस्टिंग, लेकिन इसकी वजह से यहाँ नज़र होगी। डीसीबी बैंक बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ डिविडेंड और फंड जुटाने पे ये विचार करेंगे। आईपीओ अपडेट दे देता हूँ। जेएनके इंडिया आज डे 2 है, पहले दिन 49% भर चुका है। रिटेल का हिस्सा 48% भरा हुआ है। ब्रोकरेज स्टॉक्स पर आज नज़र रखेगा क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसमें ट्रेडिंग पर 31 अक्टूबर 2024 तक कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है और आज से इसकी ट्रेडिंग जो है एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बेसिकली वो शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर रेड्डीज एक पाउडर है, इनकी दवाई है, उसके 6 लॉट का रिकॉल जो है वो ये कंपनी कर रही है। ग्राहकों की शिकायत के बाद ये रिकॉल ही कर रहे हैं। पावर ग्रिड पे नज़र रखेगा क्योंकि कंपनी ने नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी अपनी जो है वो बढ़ा दी है। कंपनी एनटीपीसी, एनएचपीसी ये सब की मिलकर हिस्सेदारी जो है वो 30% हिस्सेदारी जो है ये लेने वाले हैं। 20% से हिस्सेदारी बढ़ के 50% के आसपास हो जाएगी। लुपिन औरंगाबाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसको यूएस एफडीए से EIR यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो मिली है। जांच के बाद प्लांट को वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड जो है वो जारी किया गया है। 6 से 15 मार्च के बीच में ये जांच हुई थी। गोपालदास एक्सपोर्ट QIB को 77.42 लाख शेयर जो है वो जारी करने को मंजूरी दी है। इशू प्राइस 775 का है जबकि फ्लोर प्राइस 790 रुपीज़ के आसपास का था। पूर्वांकरा पे नज़र रखेगा क्योंकि यहाँ कंपनी पाली हिल में जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रिफर्ड बिडर साबित हुई है। यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी की रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट जो है वो ये बनाने वाली है और संभावित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा डिक्सन टेक, रिलायंस, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स इन पे भी नजर रखेगा क्योंकि रिलायंस का जो ब्रांड है
वाइजार इस जो कि ऑलरेडी ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लेकिन इसका और विस्तार करने का ये प्लान बना रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। और हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जैसे कि डिक्सन, मर्क के साथ ये करार करे और आगे जाके खुद का नया प्लांट लगाए, इस तरह की खबरें हैं। तो डिक्सन और मर्क, इन पे खासकर डिक्सन पे आप नजर रखिएगा। चलिए, तो गुड सेट ऑफ आप कह सकते हैं खबरें आज निकल कर आ रही हैं बहुत सारी, जिसमें आपको काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। भाविन शाह हमारे साथ इक्विटी मार्केट्स पर अपनी राय देने के लिए जुड़ चुके हैं। भाविन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि आपकी नज़र कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे आज रहने वाली है? यस, गुड मॉर्निंग नेहा जी। मेरा जो पहला पिक है वो है CDSL। CDSL ने लगभग फरवरी के बाद पहली बार एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है और अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है, तो मेरे हिसाब से CDSL में एक अच्छा मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं हम। एक स्टॉप लॉस लगाना है 2035 का और ऊपर में टारगेट 2300 रुपए के बन के आ रहे हैं। दूसरा मेरा पिक जो है वो है अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स पिछले 3 या 4 दिन से बहुत ही अच्छा हायर हाइज बना रहा है और एक ट्रेंड पॉजिटिव सेट हो चुका है। तो अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा फ्लो आ सकता है, ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है कि 650 तक के लेवल जा सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 615 रुपए का। ऑलराइट, चलिए, ये तो बात हो गई CDSL अंबुजा सीमेंट की, लेकिन भाविन जी नंबर्स बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं और 3 बड़े नंबर्स निफ्टी के स्पेस में आते दिखेंगे। पहले तो मैं चाहूँगी HUL पर अपनी राय ज़रा दे दीजिए। जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका था। काफी टाइम से हमने देखा है कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बट पिछले 3-4 सेशन से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक नीचे की तरफ बेस बन रहा है और एक फ्रेश मूव की ओर जा रहा है। बट वीकली स्केल में हम देख रहे हैं कि फिर भी एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस आ सकता है। करीबन 2350 से 2400 रुपए तक एक बाउंस अच्छा आ सकता है HUL में। ओके, 2350 से 2400 का बाउंस की संभावना HUL में दिख रही है। एक्सिस बैंक से क्या एक्सपेक्टेड है? क्योंकि कुछ समय पहले अभी वरुण ने जिस तरह की डिटेल्स दी, उनको देख के क्या लग रहा है? चार्ट्स पे कोई खरीदारी आज की जा सकती है नंबर्स से पहले? देखिए, एक्सिस बैंक ने पिछले 2 दिन से बहुत ही अच्छा बाइंग आ चुका है। हमने देखा है कि वो एक ट्राई कर रहा है कि वो जो उनका जो 200 दिन की एवरेज है वो ब्रेक ना हो। हम देख रहे हैं कि एक अच्छा मूव आ सकता है, थोड़ा कंडीशनल हो सकता है इसमें। मेरे हिसाब से 1060 का जो लेवल है वो जो पार हो जाता है तो हमें 1100-1120 तक के लेवल अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इसमें। ओके, तो अगर आपकी पोजीशन है 1060 के लेवल पे नज़र रखिएगा, वो पार होने पे 1100 और उसके ऊपर के नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू भाविन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ रखनी है नज़र। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स रखेंगे आपके सामने।